हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 11 फिजिक्स का सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन का सेकंड पार्ट लेके, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं रोटेशनल मोशन। बेटा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला पार्ट था सेंटर ऑफ मास, उस पे बेस्ड मैंने कई सारे लेक्चर बना चुके हैं, बहुत अच्छे लेवल के, जेई एडवांस लेवल के भी बनाए हैं, जाके उसको देख सकते हैं। उस सेंटर ऑफ मास की प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूं, गो एंड वॉच देयर। और अब हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन का सेकंड पार्ट, जिसमें हमें पढ़ना है रोटेशनल मोशन। बेटा, ये एक लेक्चर में कंप्लीट होने वाला टॉपिक नहीं है, इसमें कई लेक्चर आएंगे, 10 से 12 भी हो सकते हैं, मगर एडवांस लेवल तक, जेई से लेके नीट तक और क्लास 11th को भी कवर करेंगे। बस वीडियो में तक बने रहिएगा। आज के लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है, रोटेशनल मोशन, और इसका इंट्रोडक्शन देना है। बहुत ही बेसिक बातें करेंगे और थोड़ा बहुत रिवाइज कराएंगे सर्कुलर मोशन को, क्योंकि सर्कुलर मोशन अगर आपने पढ़ा है तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा रोटेशनल मोशन। बेटा, क्लियर हुई बात कि नहीं? तो सर्कुलर मोशन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, गो एंड वॉच देयर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की हेडिंग लगा लीजिए, रोटेशनल मोशन। आइए पढ़ते हैं। बेटा, रोटेशनल मोशन को हम लोग रिजिड बॉडी डायनेमिक्स भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, आइए बात करते हैं जरा रिजिड बॉडी क्या होती है। आइए हेडिंग लगा लीजिए। सबसे पहले रिजिड बॉडी क्या होती है। ठीक है, आइए समझते हैं कि इसको एग्जांपल से। मान लीजिए मेरे पास यहां पे कोई एक बॉडी है, ठीक, और ये बॉडी रिजिड बॉडी कब होगी, बोलिए। मान लीजिए यहां पे हमारे पास कोई दो पार्टिकल्स हैं बेटा, एक P1 और एक कोई पार्टिकल P2 है, ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस ये है, ठीक। अच्छा, और क्या हो अगर मैं इस बॉडी पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं। क्या लगाऊं मैंने? एक्सटर्नल फोर्स। अगर मैं इस बॉडी पे कोई एक एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूं तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स जो हमारे हैं P1 P2, अगर वो चेंज नहीं होता है तो हम कहेंगे ये बॉडी कैसी है, रिजिड बॉडी है। नोट करिएगा, ये बॉडी रिजिड बॉडी कब होगी? ये बॉडी रिजिड बॉडी तब होगी जब द डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2 पॉइंट नेवर चेंज, फोर्स लगाने पे। क्लियर? तो यहां से हम कह सकते हैं जो इनके बीच का डिस्टेंस हमको ये दिख रहा है बेटा, ठीक, नेवर चेंज। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो अगर हम किसी बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो उनके जो पार्टिकल्स हैं P1 P2, अगर उनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, ना ही पास पास आ रहे हैं ना ही दूर दूर हो रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स लगाने पे, तो हम कहेंगे ये बॉडी कैसी बॉडी है, एक रिजिड बॉडी है। क्लियर हुई बात कि नहीं? अच्छा, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, आइए देखते हैं रिजिड बॉडी क्या होती है। बॉडी इन विच द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स नेवर चेंजेस ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो तो डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स नेवर चेंज। क्लियर हो गई बात? तो हम कहेंगे वो बॉडी कैसी है, एक रिजिड बॉडी है। अच्छा, तो आइए समझते हैं रिजिड बॉडी की डेफिनेशन क्या है। लिख लीजिए बेटा, बॉडी इन which distance between two particle never changes। क्लियर हुई बात कि नहीं? तो यहां से हम कह सकते हैं कि बॉडी इन विच डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल नेवर चेंजेस। कब? जब आप एप्लीकेशन फोर्स लगा रहे हो, जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उस बॉडी पे। क्लियर? तो हम कह सकते हैं ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। बेटा, क्लियर हो गई बात? अच्छा, या ये भी कह सकते हैं रिजिड बॉडी, देसी भाषा में क्या कह सकते हैं, हिंदी मीडियम में क्या कह सकते हैं, सीधी सी बात बताइए। अरे भाई, ठोस बॉडी, जो बॉडी फोर्स लगाने पे कंप्रेस ना करे। जैसे ये मार्कर है, अगर मैं इसको दबा रहा हूं तो ये कंप्रेस ना करे, बोलिए, कंप्रेस ना हो, और खींचने पे एक्सटेंड ना हो, ये भी कह सकते हैं। बोलिए हाँ या ना। तो ये कह सकते हैं कि अगर किसी बॉडी पे आप फोर्स लगा रहे हो और वो बॉडी ना ही कंप्रेस करे
नॉर एक्सटेंड करे, समझ गए? तो वो बॉडी कैसी होगी? बोलिए, रिजिड बॉडी होगी। क्लियर हुई बात? नहीं समझ गए? तो हम यहां से एक और डेफिनेशन कह सकते हैं बेटा, बेटा बोलिए जल्दी से, क्या कह सकते हैं? बॉडी विच डज नॉट डीफॉर्म, डज नॉट डीफॉर्म, समझ गए? तो जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक मेटल क्यूब है बेटा, और आप उसको कंप्रेस कर रहे हो तो उसका शेप चेंज ना हो, आप उसको खींच रहे हो फोर्स लगा करके, उसका शेप एक्सटेंड ना हो, यानी कि उसका शेप डीफॉर्म ना हो, चेंज ना हो जाए। क्लियर? तो वो बॉडी कैसी होगी? एक रिजिड बॉडी होगी। बॉडी विच डज नॉट डीफॉर्म, अपने शेप को चेंज नहीं करती है। क्लियर हुई बात कि नहीं? अच्छा, क्लियर। आइए समझते हैं एक और एग्जांपल। जैसे मैं आपसे पूछूं यहां पे, क्या रबर, मान लीजिए आपके पास कोई एक गैटिस है बेटा, ठीक, तो क्या रबर हमारी एक रिजिड बॉडी है कि नहीं, ये बताइए। देखिए मान लीजिए यहां पे हमारे पास कोई एक इलास्टिक रबर है बेटा, और इस पे कोई दो पॉइंट, एक P1 और एक P2 मार्क कर लीजिए, पार्टिकल्स हैं या कह लो पॉइंट हैं बेटा, पार्टिकल्स कह सकते हो, चलो। और इनके बीच का डिस्टेंस आपको यहां पे दिख रहा होगा, ये डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस। और आप इस रबर पे क्या लगा रहे हो? एक दोनों डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो और एक इस डायरेक्शन में लगा रहे हो। तो क्या होगा? फोर्स लगाने से इलास्टिक रबर्स क्या होगी? खींचेगी बेटा। खींचने की वजह से क्या होगा? खींचने की वजह से क्या होगा? इन P1 P2 के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज होगी। खुद सोचिए भाई, क्या होगा? P2 जो हमारा पार्टिकल है वो इधर जाएगा फोर्स लगने से, और P1 पार्टिकल इधर जाएगा, दोनों की बीच की डिस्टेंस चेंज हो जाएगी। बोलिए, डिस्टेंस चेंजेस, डिस्टेंस यहां पे चेंज कर जाएगी, जिसके वजह से हम कहेंगे रबर इज नॉट एक रिजिड बॉडी। क्लियर? समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलिए, जब डिस्टेंस चेंज हो जाए किसी दो पार्टिकल के बीच का, तो वो बॉडी रिजिड बॉडी नहीं कहलाएगी, सीधी सी बात है। या ये भी कह सकते हो, द रिजिड बॉडी इज अ बॉडी विच डज नॉट कंप्रेस और एक्सटेंड ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। सीधी सी बात है, बहुत प्यारी डेफिनेशन है। क्लियर? आगे बढ़े बेटा। अच्छा, अब आइए बात करते हैं रोटेशनल मोशन की। मिटा दें। देखिए हमारे पास रोटेशनल मोशन है, उससे पहले पढ़ते हैं कि कितने तरह के मोशन होते हैं बेटा। देखिए आपने सुना होगा कि हमारे पास मोशन के 3 फॉर्म होते हैं, या कह लो 3 टाइप ऑफ मोशन होते हैं। पहला आपने सुना होगा बेटा, कौन सा? जल्दी बताइए। ट्रांसलेटरी मोशन। कौन सा सुना होगा? ट्रांसलेशन मोशन। बोलिए, पहला टाइप का मोशन आपने पढ़ा होगा ट्रांसलेशन मोशन, ट्रांसलेशन, ठीक है। फिर दूसरा आपने पढ़ा होगा बेटा, कौन सा? जल्दी बताइए। रोटेशन मोशन, रोटेशनल मोशन, ठीक। अच्छा, अब आइए बात करते हैं अपने थर्ड टाइप की मोशन की। कौन सा होता है बेटा? पहला आपने पढ़ा ट्रांसलेशन मोशन, फिर आपने पढ़ा होगा, सुना होगा बेटा रोटेशनल मोशन, फिर थर्ड टाइप ऑफ अपना मोशन कह सकते हैं क्या होता है? रोलिंग मोशन। कौन सा? रोलिंग, ठीक है। अच्छा, आइए बात करते हैं जरा यहाँ पे सबसे पहले टाइप की मोशन की, जो आप बचपन से पढ़ते आए हो, ट्रांसलेशन मोशन। क्या पढ़ते आए हो? ट्रांसलेशन मोशन। इसको हम लोग लीनियर मोशन भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं इसको? हम लोग लीनियर मोशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम लोग लीनियर मोशन, इसका दूसरा नाम है बेटा। क्लियर? अच्छा, या ये भी कह सकते हो स्ट्रेट लाइन मोशन। इसको कैसे समझेंगे? आइए समझाते हैं एक एग्जांपल से। देखिए बेटा, मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास कोई एक बॉडी है बेटा, ठीक, और ये बॉडी ऐसे सीधे सीधे क्या कर रही है? एकदम सीधे जा रही है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है। क्या कर रही है? स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है। कह लो आगे जा रही है या पीछे जा रही है। तो ये कौन से टाइप का मोशन हुआ? एक लीनियर मोशन हुआ। बॉडी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो कर रही है, तो कौन सा मोशन होगा? ट्रांसलेशन मोशन। क्लियर हो गई बात बेटा? इतना याद रखिएगा, पक्का? तो यहां से हम कह सकते हैं कि ट्रांसलेशन मोशन वो होता है व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन अ स्ट्रेट पाथ, तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन मोशन। क्लियर हो गई बात बेटा? बोलिए, समझ गए? पक्का?
अच्छा, अब आइए बात करते हैं रोटेशनल मोशन की। रोटेशनल मोशन क्या होता है? देखिए, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कोई एक बॉडी है, ठीक, यहाँ पे हमारे पास कोई एक बॉडी है और आपने इस बॉडी को एक पॉइंट पे फिक्स कर दिया है। मान लेते हैं इसके मिडिल वाले पॉइंट पे, सेंटर पे ही आपने इसको एक कील से जड़ दिया है, आपने इसको पाइवेट कर दिया है। क्या कर दिया है? पाइवेट कर दिया है, ठीक है। और एक जगह पे पकड़ के ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा रहे हो, तो ये बॉडी क्या कर रही होगी? बोलिए, ये बॉडी क्या कर रही होगी? रोटेशनल मोशन कर रही होगी। खुद सोचिए, आपने यहाँ पे कील से जड़ दिया इसको, फिर इस बॉडी को, डिस्क को ऐसे गोल गोल घुमाओगे तो क्या होगा? ये रोटेशनल मोशन करेगी। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्लियर हुई बात कि नहीं? कैसे दिखाएं, आइए देखते हैं एग्जाम्पल से बेटा। देखिए, ये जो बॉडी दिख रही है आपको, अगर मैं इस बॉडी को ऐसे घुला दूं तो देखिए क्या कर रही है, ये बॉडी गोल गोल रोटेशनल मोशन कर रही है। बॉडी परफॉर्म क्या कर रही है? अपने एक्सिस पे। देखिए, मैंने इसको यहाँ पे एक कील से जड़ दिया बेटा, एक कील दिख रही होगी सेंटर में, ठीक है, नेल, ठीक। फिर मैंने उसको वहीं पे फिक्स कर दिया है, फिर मैं गोल गोल घुमा रहा हूं, तो ये अपने एक्सिस पे या कह लो पाइवेटेड पॉइंट पे गोल 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 रोटेशनल मोशन कर रही है बॉडी, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैं बात करूं इसके पार्टिकल की, अगर मैं इस बॉडी के पार्टिकल की बात करूं, मान लीजिए यहां पे हमारा कोई एक पार्टिकल है, ठीक, आर रेडियस का, मान लीजिए हमारा कोई पे एक पार्टिकल है आर रेडियस का, पी पार्टिकल, ठीक। अच्छा, तो ये देखिए हमारी एक क्या है, एक रिजिड बॉडी है और कह सकते हो डिस्क है, जिसको मैंने सेंटर पे पाइवेट कर दिया, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बेटा, ठीक। और मान लीजिए यहाँ पे हमारा कोई पाइवेटेड पॉइंट है पी, देखिए यहाँ पे मैंने एक पॉइंट पी मार्क कर दिया है, ठीक है, मैंने एक पॉइंट पी इस डिस्क के ऊपर, इस बॉडी के ऊपर एक मार्क कर दिया है। तो क्या होगा, अगर मैं इस डिस्क को गोल गोल घुमाता हूं, गोल गोल घुमाता हूं, तो क्या दिख रहा है? बॉडी तो अपने एक ही एक्सिस पे, अपने पर्टिकुलर एक्सिस पे रोटेट कर रही है, मगर जो ये हमारा पॉइंट है ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। नोट करिएगा, जब मैं इस डिस्क को रोटेशनल मोशन दे रहा हूं तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है पॉइंट। क्लियर हो गई बात कि नहीं? देखिए, ये पॉइंट क्या कर रहा है? एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बॉडी परफॉर्म्स रोटेशनल मोशन। अगर उस बॉडी को आपने एक एक्सिस पे फिक्स्ड कर दिया है, मगर जो पार्टिकल होगा उस बॉडी का, वो क्या करेगा? सर्कुलर मोशन करेगा। नोट करिएगा इस बात को। क्लियर हो गई बात कि नहीं? नोट करिए इस बात को। क्या बॉडी क्या करेगी? बॉडी परफॉर्म्स क्या? रोटेशनल मोशन, रोटेशन, ठीक है, रोटेशनल मोशन, ठीक। मगर जो आपका पार्टिकल है पी, क्या, जो आपका पार्टिकल पी है, पार्टिकल, जो आपका पार्टिकल, ठीक है, क्या करेगा? पार्टिकल क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, मैंने आपसे कहा था सर्कुलर मोशन टर्म आ गया कि नहीं आ गया? तभी मैंने आपसे कहा था अगर रोटेशनल मोशन को पढ़ना है तो सर्कुलर मोशन को घोल छान के पीना होगा। बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए इसके कॉन्सेप्ट, तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा रोटेशनल मोशन। बेटा नोट करिएगा, आपने क्या किया है, फिर से देखिए बेटा, आपने इस बॉडी को रोटेट किया है तो ये अपने गिवन एक्सिस पे, अपने पाइवेटेड पॉइंट पे गोल गोल घूम रही थी, ठीक है, मगर जो ये पॉइंट है इस एक्सिस के अराउंड क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। नोट करिए, पॉइंट परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन अराउंड द एक्सिस ऑफ बॉडी। क्लियर हुई बात कि नहीं? इतना फील करा दिए, पक्का? अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पक्का? आइए बात करते हैं अब ट्रांसलेशन मोशन की। एग्जाम्पल दिखा देते हैं। इसका दिखाएं तो इसका क्यों छोड़ें? आपने देखा जो आपकी बॉडी है वो क्या कर रही है? एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रही है, तो क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन मोशन। क्लियर? समझ गए, पक्का? अब आइए बात करते हैं रोलिंग मोशन की। रोलिंग मोशन क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन मोशन प्लस रोटेशनल मोशन। एक ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ मोशन है जिसमें बॉडी लीनियर पाथ को भी फॉलो कर रही है, स्ट्रेट लाइन पाथ को भी फॉलो कर रही है और बॉडी रोटेट भी कर रही होगी। कैसे समझाएंगे? आइए दिखाते हैं। जैसे आपने अपनी कार की व्हील को देखा होगा या साइकिल की व्हील को देखा होगा,
ठीक है। कार का जो पहिया होता है, आपने देखा है कार का पहिया स्ट्रेट लाइन भी चलता है। देखिए ये जो आपका कार का पहिया मान लीजिए, ठीक, ये ट्रांसलेशन मोशन भी परफॉर्म करता है, सीधे भी जा रहा होता है और गोल गोल रोटेट भी कर रहा होता है। बोलिए हाँ या ना, क्लियर हुई बात कि नहीं। देखिए ये जो आपका कार का व्हील होता है ये रोटेट भी कर रहा होता है और ट्रांसलेशन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन भी परफॉर्म कर रहा होता है। क्लियर हुई बात कि नहीं। इसका मतलब यह है कि एक ऐसा मोशन जिसमें ट्रांसलेशन मोशन, बॉडी लीनियर पाथ पे भी चल रही है, लीनियर पाथ पे भी मोशन कर रही है, सीधे सीधे भी चल रही है और रोटेट भी कर रही है। क्लियर हुई बात कि नहीं। फिर से देखिए जो आपका पहिया है गोल गोल घूम भी रहा है और आगे भी तो जा रहा है। बोलिए हाँ या ना। तो इस टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं, रोलिंग मोशन। क्लियर हुई बात कि नहीं। तो यहां से हम कह सकते हैं रोलिंग मोशन क्या होता है, बोलिए बेटा, ट्रांसलेशन मोशन प्लस रोटेशनल मोशन। कह सकते हैं क्या, ट्रांसलेशन मोशन प्लस रोटेशनल मोशन। समझ गए कि नहीं समझ गए, पक्का। अच्छा, क्लियर हो गई बात। तो ये था पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ द मोशन। हमें क्या पढ़ना है आज के लेक्चर्स में, जिसमें हमें रोटेशनल मोशन पढ़ना है। ठीक, देखिए बेटा, आप ट्रांसलेशन मोशन, लीनियर मोशन, इस टाइप के जो लेक्चर्स हैं आपने बहुत पहले से बचपन से पढ़ते आए भाई, इसी पे तो पूरे लेक्चर्स पढ़ते होगे। अब आप क्लास 11th में रोटेशनल मोशन, वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक है बेटा। अगर किसी टीचर की, ले वर्ड्स में कह रहा हूं, बुरा मत मानिएगा, किसी टीचर की अगर औकात चेक करनी है किसी भी इंसान की जिसने फिजिक्स पढ़ा है, तो उसके लिए रोटेशनल मोशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसको रोटेशनल मोशन के कॉन्सेप्ट में ही फंसा सकते हो, तभी पता चलेगा इसकी फिजिक्स अच्छी है कि नहीं अच्छी है। वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक है रोटेशनल मोशन। डरा नहीं रहे, आपको रियलिटी से वाकिफ करा रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं नोट्स अच्छे से बनाते चलिएगा, सीरियसली पढ़िएगा, लेक्चर को देख करके बंद कमरे में इधर उधर खेलिए कूदिएगा नहीं, पक्का। अच्छा, तो इसका मतलब यह है अगर रोटेशनल मोशन को पढ़ना है तो सर्कुलर मोशन को, क्या, सर्कुलर मोशन को घोल छान के पीना पड़ेगा बेटा, पक्का। अच्छा, तो क्या करूं मैं, रोटेशनल मोशन पढ़ाना है, सर्कुलर मोशन तो पहले भी पढ़ा चुका हूं, आप जाके इसकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूं। अगर वो भी देखने का मन नहीं है, आप यहां से भी कंटिन्यू कर दीजिए। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सर्कुलर मोशन को रिवाइज करा दूंगा 10 मिनट के अंदर। सर्कुलर मोशन को बेटा रिवाइज करा दूंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए रोटेशनल मोशन। क्लियर हो गई बात। चलिए मिटा दें। आइए बच्चों, मान लीजिए अब पढ़ने चल रहे हैं हम लोग क्या, सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन सबसे पहले आपको 10 मिनट के अंदर रिवाइज करा देते हैं। जिन बच्चों को सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट क्लियर है वो आगे वीडियो को बढ़ा सकते हैं और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ सकते हैं। क्लियर, मैं रिवाइज कराने जा रहा हूं सर्कुलर मोशन। सबसे पहले बेटा तो हेडिंग लगा लीजिए, सर्कुलर मोशन बेटा। ठीक, अच्छा, देखिए सर्कुलर मोशन को आइए समझाते हैं एक एग्जांपल से। मान लीजिए मेरे पास यहां पे कोई एक रॉड है बेटा, मेरे पास यहां पे कोई एक रॉड है, ठीक, और इस रॉड को मैंने एक पॉइंट पे फिक्स कर दिया है। इसके इस वाले एंड पे मैंने इसको पाइवेट कर दिया है। ठीक है, पाइवेट कर दिया मतलब फंसा दिया है। फिर क्या होगा, अगर मैं इसको फोर्स दूंगा तो ये हमारी रॉड क्या करेगी, गोल 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 सर्कुलर मोशन करेगी कि नहीं करेगी, बोलिए। अरे देखिए ये मार्कर है, अगर मैं इसको एक जगह पे फिक्स कर देता हूं तो क्या होगा, ये मार्कर गोल 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 ऐसे ऐसे रोटेट करेगा जहां पे इसका एक एंड फिक्स्ड है। क्लियर हुई बात कि नहीं, ऐसे गोल गोल ये स्केल चलेगी बेटा। अच्छा, तो अगर मैंने इस रॉड को मान लीजिए रोटेट करा दिया है, ठीक है, रोटेट करा दिया है, कुछ समय बाद ये आपकी रॉड मान लीजिए यहां पे आ गई है, ये रॉड आपकी यहां से उठ करके ऊपर तक आ गई है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, मान लेते हैं यहां पे इनिशियली जो हमारी रॉड थी ये वाली कंडीशन में एक पॉइंट P था, यहां पे एक पॉइंट P यहां पे था, ठीक, R रेडियस पे, कितने पे,
आर रेडियस पे हमारे पास कोई एक पॉइंट पी था, ठीक। अच्छा, आपने क्या किया, इसको रोटेट कराया है, तो क्या होगा, कुछ समय बाद जब ये रॉड यहां पे पहुंचेगी तो ये पार्टिकल पी भी तो यहां पे पहुंच जाएगा कुछ समय बाद। बोलिए हाँ या ना। ऐसे एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हुए, किसी सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हुए ये पार्टिकल पी ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा, अपनी किसी इस पोजीशन पे जाएगा। बोलिए हाँ या ना। ये पॉइंट पी यहां पहुंच जाएगा। बोलिए समझ गया कि नहीं समझ गया। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। नोट करिएगा एक बात, क्या, जब ये पॉइंट पी यहां से यहां जाएगा तो कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेगा। बोलिए हाँ या ना। कुछ एंगल कवर करेगा कि नहीं करेगा, थीटा एंगल कुछ कवर करेगा, जिसको हम लोग यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्लियर हुई बात कि नहीं। अच्छा, समझ गए। अब आइए बात कर लेते हैं सर्कुलर मोशन में कौन कौन से टर्म लगते हैं बेटा। देखिए, हमने पढ़ा है सबसे पहले लीनियर मोशन बेटा, ठीक। फिर आपने सुना होगा सर्कुलर मोशन, ठीक। अच्छा, देखिए, जब कोई बॉडी डिस्प्लेसमेंट करती है लीनियरी तो उसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं एस। क्या, एस क्या होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और इसी तरह अगर मैं पूछूं सर्कुलर में क्या होगा, इसका दूसरा टर्म बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। जो बॉडी कोई बॉडी एंगल जितना कवर करती है रोटेट करते समय, या कह लो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते समय, उसी को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। क्लियर हुई बात कि नहीं। अच्छा, फिर हम लोग ने पढ़ा होगा लीनियर वेलोसिटी वी बेटा, लीनियर वेलोसिटी वी बेटा, और इसका ऑल्टरनेटिव सर्कुलर फॉर्म में क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। जैसे आपने देखा एस लीनियर डिस्प्लेसमेंट, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर यानी कि एंगल कितना कवर हो रहा है वो होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। इसी तरह ये जो पार्टिकल पी होगा इसके पास कुछ लीनियर वेलोसिटी होगी। बोलिए हाँ या ना। कुछ टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी, या कह लो एक लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, और ये तो हो गया लीनियर के टर्म में वेलोसिटी क्या हो रही है, लीनियर वेलोसिटी v। इसको हम सर्कुलर में क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। क्या बोलते हैं इसको, ओमेगा। क्लियर हुई बात कि नहीं। जब ये बॉडी रोटेट कर रही होगी तो क्या होगा, इसके पास कुछ ओमेगा होगा, एंगुलर वेलोसिटी होगी। नोट करिएगा। क्लियर। इसी तरह हमने लीनियर में एक टर्म पढ़ा था, क्या, एक्सेलरेशन बेटा। एक्सेलरेशन का सर्कुलर में क्या नाम होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। क्लियर हुई बात कि नहीं। बोलिए हाँ या ना। क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। क्लियर हुई बात कि नहीं। बोलिए, सिर्फ नाम के आगे क्या लग जा रहा है, एंगुलर, तो क्या बन जाएगा, सर्कुलर वाला टर्म। जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो उसकी जगह हम क्या बोलेंगे सर्कुलर के लिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कितना एंगल कवर हो रहा है, कितना एंगल कवर हो रहा है। क्लियर। उसी तरह अगर हम बोलें लीनियर वेलोसिटी v, लीनियर वेलोसिटी v बेटा पॉइंट p की, तो उसके लिए हम सर्कुलर में क्या बोलेंगे, इस पॉइंट P का क्या होगा, एक ओमेगा होगा। एंगुलर वेलोसिटी भी होगी, जिस वेलोसिटी से ये गोल 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 घूम रही होगी, सर्कुलर मोशन कर रही होगी, ठीक है। अच्छा, क्लियर हो गई बात कि नहीं, पक्का। अब बात करें एक्सेलेरेशन की। यहाँ पे एक्सेलेरेशन बोलते हैं ए को, या टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन भी बोलते हैं कई लोग, ठीक है। आप ये समझो एक्सेलेरेशन वो क्या होता है, सर्कुलर फॉर्म में बेटा एंगुलर एक्सेलेरेशन। समझ गए कि नहीं समझ गए। क्लियर। यानी कि हम कह सकते हैं अगर ये बॉडी रोटेट करी होगी तो उसके पास कुछ एंगुलर एक्सेलेरेशन भी होगा, मान लेते हैं अल्फा भी होगा बेटा, इसके पास कुछ कॉमा लगा के अल्फा भी लिख लीजिए। क्लियर, पक्का समझ गए। अच्छा, अब आइए पढ़ते हैं कुछ और टॉपिक्स। देखिए, हमने कुछ रिलेशन पढ़े थे बेटा। क्या पढ़े थे वो रिलेशन, ध्यान से देखिए। हमने पहला रिलेशन पढ़ा था v = r ओमेगा था, ठीक है, ये पढ़ा था। और एक पढ़ा था S = r थीटा, ये पढ़ा था। और एक और रिलेशन पढ़ा था हमने, क्या क्या पढ़ा था, बोलिए जल्दी से, याद है कि नहीं। वो था क्या, A = r अल्फा, ठीक बेटा। ये सारे रिलेशन सबसे पहले लिख लीजिए, यूज्ड मैंने किए थे, इनका फॉर्मूला डराइव कराया था, ये रिलेशन आए थे सर्कुलर मोशन के अंदर। इसको लिख लीजिए, इनकी हेल्प पड़ेगी बेटा। क्लियर। S = r थीटा, ये कहां से आया बता देते हैं। देखिए बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट देखिए कितना होगा। जो ये सर्कुलर पाथ है दिख रहा, ये जो आर्क दिख रही है आपको, आर्क ऐसे, ये जो डिस्टेंस दिख रहा है आर्क, वही तो हमारा S होगा बेटा। ये डिस्टेंस ही क्या है, S है हमारा, ठीक है।
अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस पॉइंट P ने थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया है जिसका रेडियस r है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक, तो यहां से हम कह सकते हैं हमने एंगल निकालने के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था बचपन में बेटा। क्या होता था एंगल, कैसे निकालते थे बोलिए? वो होता था आर्क अपॉन रेडियस होता था। एंगल की जगह क्या हो रहा है? थीटा, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक, तो उसकी जगह थीटा लिख दीजिए इक्वल्स टू आर्क। ये जो आर्क दिख रहा है आपको ऐसे वाला, यही तो हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस है बेटा, ठीक, एस लिख दीजिए अपॉन रेडियस। कोई दिक्कत? तो यहां से आप रिलेशन बना सकते हो क्या बेटा? एस इक्वल्स टू आर थीटा, आर को ऊपर भेज दो मल्टीप्लाई में, ठीक, तो यहां पे आर थीटा हो जाएगा। बोलिए एस इक्वल्स टू आर थीटा। क्लियर हुई बात कि नहीं? बोलिए पक्का? अरे भाई यहां पे स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लिख लो, कैपिटल आर, सॉरी स्मॉल आर लिख लो कैपिटल की जगह, ठीक। रेडियस को मैंने यहां पे स्मॉल आर से दिखाया है, ठीक, कोई दिक्कत बेटा नहीं। इसी तरह कई सारे फॉर्मूले आए थे, ये भी याद रखिएगा, इसकी जरूरत पड़ेगी। अच्छा, आइए कुछ और बातें रिवाइज कराते हैं। देखिए लीनियर में आपने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट और उसका क्या था ऑल्टरनेटिव? थीटा। इनको तो निकालना बड़ा आसान है, ये तो पता ही होगा। देखिए अब बात करते हैं वेलोसिटी की। लीनियर वेलोसिटी v कैसे निकालते थे? याद होगा कि नहीं याद होगा? v इक्वल्स टू क्या होता था? बोलिए डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। क्या होता था भाई? लीनियर वेलोसिटी कैसे निकालते थे? एवरेज वाली। कैसे? एवरेज वाली कैसे निकालते थे? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ये होता था। अगर टाइम पीरियड बहुत कम होता था तो हम इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? बोलिए बेटा v इक्वल्स टू ds बाई dt, ऐसे निकालते थे। कैसे निकालते थे? ऐसे निकालते थे। बोलिए हाँ या ना? कैसे निकालते थे? वेलोसिटी निकालना होता था तो क्या करते थे? बोलिए जल्दी से। डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर देते थे, तो क्या मिलता था? वेलोसिटी मिलता था। क्लियर हुई बात कि नहीं? ये दो फॉर्मूले होगा लीनियर के लिए, v के लिए। अच्छा समझ गया, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब पढ़िए एंगुलर के लिए। एंगुलर के लिए कैसे होगा? देखिए यहां पे टर्म क्या है? v, इसके लिए क्या टर्म यूज होगा बेटा? ओमेगा। क्या यूज होगा? ओमेगा। अब ओमेगा क्या होगा भाई? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि थीटा। तो क्या लिखेंगे इसकी जगह? डेल्टा थीटा। क्या लिखेंगे? डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। क्लियर? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ओमेगा होता है। उसी तरह रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? लीनियर वेलोसिटी होता है। बस सीधी सी बात है, कंपेयर करो, ठीक। अच्छा, इसी तरह हम कह सकते हैं अगर ये हमारा एवरेज फॉर्मूला हो गया फॉर कैलकुलेटिंग एंगुलर वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे बेटा? बोलिए ओमेगा हो जाएगा यहां से क्या? डी थीटा अपॉन डी टी, ये हो जाएगा फॉर्मूला। क्या करेंगे? v इंस्टेंटेनियस नहीं, ओमेगा इंस्टेंटेनियस निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी एट इंस्टेंट निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर हो गई बात? ये कर देंगे तो ये ओमेगा आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? अच्छा, इसी तरह अगर मुझे यहाँ पे क्या निकालना हो? डिस्प्लेसमेंट निकालना होता था तो क्या करते थे बेटा? देखिए यहाँ से हम कह सकते हैं, बोलिए डी एस क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू वी डॉट डी टी, ये हो जाएगा। अगर मैं बोथ साइड इंटीग्रेट कर दूं तो क्या हो जाएगा? डी एस का इंटीग्रेशन क्या होता है? एस होगा। बोलिए डी एस का इंटीग्रेशन एस हो जाएगा, फिर इक्वल्स टू में क्या होगा? वी डॉट डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट डी टी। क्लियर हुई बात की नहीं? पक्का? देखिए बेटा अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना होता था लीनियर में तो क्या करते थे? इंटीग्रेशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू टाइम डी टी। क्लियर? अच्छा, इसी तरह अगर आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है डी थीटा, या कह लो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? यहां से आप कहोगे डी थीटा क्या हो जाएगा बेटा? ओमेगा डी टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओमेगा डी टी। डी टी को ऊपर भेज दिए मल्टीप्लाई में और दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिए। डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? थीटा हो जाएगा, ठीक। फिर इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा डॉट डी टी।
क्लियर? यानी कि अगर आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे बेटा, जल्दी बताइए। एंगुलर वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके विद रिस्पेक्ट टू टाइम dt। क्लियर? पक्का समझ गए? ये सब मैं चीजें रिवाइज करा चुका हूं, सॉरी पढ़ा चुका हूं, अब दोबारा रिवाइज करा दे रहा हूं, नोट करिएगा। पक्का? पक्का बेटा? चलिए एक बात और मिटा दें इसे कि कहीं और करें। चलिए अच्छा, अब सोच रहा हूं क्या कराऊं, मिटाना पड़ेगा। चलिए जरूरत पड़ेगी, हाँ मिटाना पड़ेगा, ये मिटा दें। अब पढ़ना है एक्सेलेरेशन के बारे में, मिटा रहे हैं बेटा। ठीक, हमने वेलोसिटी पढ़ ली और एंगुलर वेलोसिटी भी पढ़ ली है। अब आइए पढ़ते हैं एक्सेलेरेशन एंड एंगुलर एक्सेलेरेशन। देखिए एक्सेलेरेशन कैसे निकालते हैं बेटा, ए लीनियर वाला। बोलिए एक्सेलेरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर? तो यहां से हम कह सकते हैं क्या, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। बोलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्लियर? अच्छा, इसी के लिए हम अगेंस्ट में क्या कहेंगे, इसके लिए ए की जगह हम क्या लिखेंगे, सर्कुलर के लिए एक्सेलेरेशन अल्फा एंगुलर एक्सेलेरेशन। बोलिए यहां पे एक्सेलेरेशन, उसके लिए सर्कुलर फॉर्म में क्या बोलेंगे, एंगुलर एक्सेलेरेशन। ये क्या होगा, बोलिए हाँ या ना। बोलिए क्या होगा यहाँ पे, अल्फा। कैसे निकालेंगे, खुद सोचिए, डरिए मत बेटा, खुद सोचिए, डरिए मत। जैसे आपने देखा लीनियर वाले में एक्सेलेरेशन कैसे निकाल रहे हैं, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा वी की जगह आप क्या लिखोगे, डेल्टा ओमेगा लिखोगे सर्कुलर में। अरे एक्सेलेरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर एक्सेलेरेशन क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। हाँ या ना? तो यहां से कहोगे एंगुलर एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी बेटा, ये हो जाएगा। क्लियर? ये सब फॉर्मूले कौन से हैं, एवरेज के लिए हैं दोनों फॉर्मूले। ठीक, अच्छा इंस्टेंटेनियस के लिए निकालना हो तो कैसे निकालते थे, याद करिए। ए इक्वल्स टू क्या होता था, dv बाई dt होता था। क्या होता था, जब टाइम इंटरवल बहुत कम होता था, किसी इंस्टेंट पे एक्सेलेरेशन निकालना होता था तो कैसे लिखेंगे, डिफरेंशियल फॉर्म, a इक्वल्स टू dv बाई dt। एक्सेलेरेशन कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएटिंग द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ, अगर हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देते थे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या मिलता था, एक्सेलेरेशन मिलता था। क्लियर? इसी तरह अगर मुझे एंगुलर एक्सेलेरेशन निकालना है इंस्टेंटेनियस वाला तो कैसे करेंगे, डी ओमेगा बाई डी टी। डी ओमेगा बाई डी टी कैसे करेंगे, डिफरेंशिएटिंग द एंगुलर वेलोसिटी इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम डी टी। क्लियर हुई बात कि नहीं? अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मुझे यहाँ पे वेलोसिटी निकालना होगा तो क्या करेंगे, देखिए बेटा यहां से हम कह सकते हैं, बोलिए डीवी, डीवी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए डॉट डी टी। बोलिए dt को इधर भेज दिए मल्टीप्लाई में। क्लियर? फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a डॉट dt। क्लियर? अगर आपको लीनियर वेलोसिटी v निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, एक्सेलेरेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम dt। क्लियर? इसी तरह अगर आपको ओमेगा निकालना है एंगुलर वेलोसिटी तो क्या करना पड़ेगा, बोलिए d ओमेगा, यहां से क्या हो जाएगा बेटा, dt को भेज दो मल्टीप्लाई में एक्सेलेरेशन के पास, एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा के पास, तो क्या हो जाएगा अल्फा डॉट dt, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, d ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा विद रिस्पेक्ट टू dt। क्लियर? अगर आपको ओमेगा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, एंगुलर एक्सेलेरेशन की इक्वेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम dt। क्लियर हो गई बात कि नहीं? फील आया कि नहीं, बोलिए हाँ या ना। ये रिलेशन भी याद रखना, s इक्वल्स टू आर थीटा, v इक्वल्स टू आर ओमेगा, a इक्वल्स टू आर अल्फा। क्लियर हुई बात कि नहीं? पक्का? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो ये था पूरा ओवरऑल लेक्चर अबाउट द सर्कुलर मोशन। ठीक, एक बात और लिखवाना चाहूंगा, क्या, देखिए देखिए यहां पे तो हमने बात की है एक पॉइंट की, एक पॉइंट क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसके बारे में पढ़ लिया हमने। अच्छा, ऐसे कई सारे पॉइंट नहीं, कई सारे पॉइंट होंगे, कई सारे पार्टिकल होंगे। मान लो यहां पे कोई एक पॉइंट होगा, यहां पे कोई एक पॉइंट होगा, बोलिए हाँ या ना। अरे खुद सोचो, अब जैसा कि दिख रहा है, जब पॉइंट की, मान लो ये पॉइंट पहले वाला P था, P1 था, ठीक, और आपने कोई दूसरा पॉइंट लिया P2, ठीक, तो ये यहां से जाएगा ऐसे, कितना हो जाएगा, ये P2,
ये यहां से ऐसे जाएगा P2। मगर एक बात याद रखिएगा, जब कितने भी पॉइंट क्यों ना हो, कितने भी पॉइंट सर्कुलर मोशन क्यों ना कर रहे हो, मगर एक बात होता है क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखिए जितना P1 ने किया था थीटा, उतना ही तो कौन करेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट P2 भी करेगा, हाँ या ना। दोनों के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम ही तो रहेगा, इसके लिए भी क्या रहेगा, थीटा रहेगा। बोलिए हाँ या ना, क्लियर, बोलिए। अच्छा, मान लीजिए इस पार्टिकल P1 ने एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी, P1 पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी, ओमेगा थी, और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा था बेटा। तो P2 पार्टिकल के लिए भी क्या नोट करिएगा, P2 पार्टिकल के लिए भी ओमेगा और अल्फा सेम ही रहेंगे, ओमेगा और अल्फा की वैल्यू सेम ही रहेगी। तो नोट करिएगा क्या, थीटा, नोट करिएगा क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, ओमेगा एंड अल्फा, थीटा, ओमेगा, अल्फा आर सेम फॉर एवरी पार्टिकल ऑफ बॉडी, क्या आर सेम फॉर एवरी पार्टिकल ऑफ बॉडी। उस बॉडी के जितने भी पार्टिकल होंगे P1, P2, P3, सबके लिए थीटा, ओमेगा और अल्फा की वैल्यू सेम रहेगी। बट नोट करिएगा, बट लीनियर वेलोसिटी v इज डिफरेंट, क्या होगी, डिफरेंट होगी फॉर एवरी पार्टिकल। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि v कैसे निकालते हैं बेटा, v निकालने का तरीका क्या है, आर ओमेगा है तरीका। क्योंकि देखिए रिलेटिव डिस्टेंस बढ़ जाएगी भाई, एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस P1 तक की वैल्यू ये स्मॉल r थी, इतनी वैल्यू है पहले, ठीक। तो P2 के लिए देखिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, रेडियस, यहां से देखिए r बढ़ जाएगा। तो अगर आप डिफरेंट पार्टिकल की बात कर रहे हो तो उनके लिए r की वैल्यू अलग अलग होगी। अगर r की वैल्यू अलग अलग होगी तो v की वैल्यू भी तो अलग अलग आएगी, डिफरेंट होगी कि नहीं होगी, बोलिए हाँ या ना। मजा आया कि नहीं आया, बोलिए क्लियर। मगर एक बात होता है, सारे पार्टिकल के लिए एंगल या कह लो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा और अल्फा सेम ही रहेंगे, क्लियर, पक्का, बोलिए, समझ गए, मिटा दें। अब आगे पढ़ते हैं जो अपना रियल टॉपिक है। अब आज पढ़ेंगे इसके आगे क्या बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्लियर, मिटा दें। चलिए तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग कैपिटल I से डिनोट करते हैं बेटा, और इसको अगर समझना है तो फिर से हमें लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन को कंपेयर करना पड़ेगा। तो चलिए फिर से एक बार कंपेयर करते हैं बेटा लीनियर मोशन को विथ सर्कुलर मोशन, ठीक है। अच्छा ठीक, तो लीनियर मोशन में आपने देखा था कौन कौन से टर्म बेटा, आपने देखा था लीनियर डिस्प्लेसमेंट जिसको हम लोग एस से डिनोट करते थे, और उसी को हम लोग सर्कुलर मोशन में बोलिए थीटा से डिनोट करते थे, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। इसी तरह हमने देखा था लीनियर मोशन में हम लोग वेलोसिटी को v से डिनोट करते थे, उसी तरह हम लोग सर्कुलर मोशन में v को किससे डिनोट करते थे, ओमेगा से डिनोट करते थे, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। इसी तरह हम लोग लीनियर मोशन में एक्सेलेरेशन को a से डिनोट करते थे, उसी तरह सर्कुलर मोशन में हम लोग एक्सेलेरेशन को किससे डिनोट करते थे, अल्फा से, और अल्फा क्या होता था, एंगुलर एक्सेलेरेशन, ठीक। अच्छा, इसी तरह हम लोग अगर कहें हमारे पास कोई बॉडी है और वो बॉडी एक लीनियर मोशन कर रही है जिसका मास m है, तो उसको हम लोग लीनियर मोशन में m से डिनोट करते हैं बेटा, ठीक है। और इसी मास को हम लोग सर्कुलर मोशन में या कह लो रोटेशनल मोशन में किससे डिनोट करते हैं बेटा, I से डिनोट करते हैं। I क्या होता है, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, और इसकी वैल्यू डराइव करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका मतलब क्या है, सब कुछ सीखेंगे, बस वीडियो में बने रहिए। देखिए बेटा m को डिनोट करते हैं I से, ठीक है। इसी तरह हम कहें हमारे पास कोई एक बॉडी है, उस पर फोर्स लग रहा है, तो लीनियर मोशन में हम लोग
फोर्स को किससे डिनोट करते हैं? एफ से डिनोट करते हैं। इसी तरह हमारे पास कोई एक बॉडी है और वो बॉडी गोल 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 रोटेशन मोशन कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, तो उस बॉडी पे एक फोर्स लग रहा होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं इन सर्कुलर मोशन। और टॉर्क को हम लोग टाउ से दिखाते हैं, उल्टा जे। एफ की जगह क्या डिनोट करते हैं बेटा? टाउ डिनोट करते हैं। क्लियर? फिर से बोलते हैं, मास को हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं, और फोर्स यानी कि एफ को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? टाउ यानी कि टॉर्क। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? एफ इज इक्वल्स टू एम ए होता है। ये आप पढ़ चुके हो बेटा। ठीक है, क्लियर? इसी तरह अगर मैं पूछूं, ये तो हमारा लीनियर मोशन हो गया, ये फॉर्मूला कहाँ से आया? आप कहोगे आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स सेकंड लॉ से। बोलिए, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन बेटा। ये आपने पढ़ा होगा, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन से पढ़ा होगा इन लीनियर मोशन। कहाँ पे? इन लीनियर मोशन। ठीक बेटा। इसी तरह अगर मैं पूछूं इसका ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला क्या होगा इन रोटेशनल मोशन, तो क्या कहोगे? देखिए बेटा, हम फोर्स की जगह क्या लिख सकते हैं? बोलिए, टाउ लिख सकते हैं एफ। एम की जगह क्या लिख सकते हैं? आई लिख सकते हैं। और ए की जगह क्या लिख सकते हैं? अल्फा लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पे टर्म गिवन है लीनियर मोशन वाले, उसको रिप्लेस कर दो विथ रोटेशनल मोशन वाले। क्लियर हुई बात कि नहीं? तो यहाँ से हम कह सकते हैं, हम एफ की जगह क्या लिख देंगे बेटा? टाउ लिख देंगे। क्लियर? एफ की जगह टाउ लिख दिया, टॉर्क। और मास की जगह क्या लिख देंगे? मास की जगह क्या लिख देंगे? आई लिख देंगे बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिया। ठीक है, फिर ए है और ए की जगह हम क्या लिखेंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा बेटा। तो यहां से हम कह सकते हैं आई अल्फा हो जाएगा। क्लियर? समझ गए? तो यहां से हम कह सकते हैं टाउ यानी कि टॉर्क कैसे निकालते हैं? आई अल्फा से निकालते हैं। ये कहां से आया है? ये भी हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आया है, बट इन सर्कुलर मोशन कह लो या रोटेशनल मोशन कह लो। क्लियर हुई बात कि नहीं? ठीक है, तो हम यहां से कह सकते हैं, क्लियर? क्या ये कहां से आया है? ये भी हमारा न्यूटन्स सेकंड लॉ से आया है इन रोटेशनल मोशन। ठीक बेटा, क्लियर हो गई बात? अच्छा, समझ गया बेटा। एफ इज इक्वल्स टू एम ए, ये कब यूज करते हैं? जब लीनियर मोशन हो रहा होता है। ठीक है, ठीक है बेटा। इसी तरह अगर हमारे पास रोटेशनल मोशन हो रहा है तो हम फोर्स कैसे निकालते हैं? उसका नाम क्या होता है फोर्स का? उसके लिए हम यूज करते हैं टाउ। टाउ यानी कि क्या होता है बेटा? टाउ का मतलब बता देते हैं यहाँ पे। टाउ का मतलब होता है टॉर्क। क्या बोलते हैं इसको? टॉर्क बोलते हैं, और उल्टे जे से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो रोटेशनल मोशन में हम लोग फोर्स को टाउ से डिनोट करते हैं बेटा। वो क्या होता है? आई अल्फा होता है। बस खत्म बात। क्लियर? अच्छा, टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग अ बॉडी। ठीक है, टॉर्क एक ऐसा फोर्स है जिससे कोई बॉडी टर्न कर सकती है या कह लो रोटेट कर सकती है। हाँ या ना? तो आइए देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास कोई एक एक्सिस है बेटा, ठीक, और उस एक्सिस से एक हमारे पास आर डिस्टेंस पे, स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक कोई बॉडी है एम मास की बंधी हुई है बेटा। ठीक है, और ये जो एक्सिस है रोटेट कर रही है, ऐसे ऐसे ये एक्सिस रोटेट कर रही है, जिसके वजह से ये आर डिस्टेंस पे जो बॉडी होगी एम मास की, ये भी क्या करेगी? टर्न करेगी ऐसे। हाँ या ना? क्लियर? इसके पास क्या आएगा? टॉर्क आएगा। वो टॉर्क कैसे निकालेंगे? आई अल्फा से निकालेंगे। अब आई क्या है ये भी बताएंगे, बस सब्र रखिए। ठीक, अच्छा, नोट करिएगा, इस पे एक फोर्स लग रहा होगा एफ। किस तरफ बेटा? परपेंडिकुलर टू द रेडियस आर। ठीक है, आर कैसे होगा? आर ऐसे है, और फोर्स इस पे कैसे लग रहा है? इनवर्ड लग रहा होगा। ठीक है, और आर एफ के बीच में कितना एंगल होगा? 90 डिग्री का होगा। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, अच्छा, टॉर्क कैसे निकालते हैं बेटा? लीनियर मोशन में आपने पढ़ा होगा बहुत पहले, नहीं पढ़ा है तो मेरे चैनल पे देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। टॉर्क का जो फॉर्मूला होता था, टाउ इज इक्वल टू कैसे निकालते थे? आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। ठीक है, कैसे निकालते थे? क्या निकालते थे? बोलिए, जितनी दूरी पे, जितने डिस्टेंस पे हमारा मास होता था यानी कि आर, उसको मल्टीप्लाई कर देते थे परपेंडिकुलर फोर्स से। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स है हमारा परपेंडिकुलर फोर्स ही तो है।
क्लियर बेटा? तो यहां से कह सकते हैं हम टाउ क्या होता है, r इंटू एफ परपेंडिकुलर। ठीक, अच्छा आइए बात करते हैं यहाँ पे I की वैल्यू क्या होगी, निकालते हैं बेटा। अगर मैं इस F इज टू एम ए इस फॉर्मूले में बोथ साइड R से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, तो हम यहां से कह सकते हैं यहाँ पे R इंटू एफ हो जाएगा। ठीक है, इज टू में एम ए पहले से था, R मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक, अच्छा फिर देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था ए क्या होता है, ए हमारा क्या होता था, लीनियर एक्सेलेरेशन, और अल्फा के बीच में क्या रिलेशन होता था हमने पढ़ा था। ये फॉर्मूला भी जल्दी से बताइए बेटा। ए इक्वल्स टू क्या होता है, आर अल्फा होता है, अभी आपने पढ़ा, बोलिए, अभी जस्ट मैंने पहले ही बताया। ए और अल्फा के बीच में क्या रिलेशन होता है, ए इक्वल्स टू आर अल्फा होता है। ठीक, तो ए की जगह क्या लिख देंगे, आर अल्फा लिख देंगे मेरे बेटे। ठीक, तो यहां से हम कह सकते हैं आर एफ इक्वल्स टू एम ए की जगह क्या लिखना है, बोलिए आर अल्फा लिखना है मेरे बच्चे। फिर मल्टीप्लाई में आर भी है, फिर देखिए यहां से आर इंटू एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दो बार बेटा आर लिखा है मल्टीप्लाई में तो क्या लिख देंगे, बोलिए एम आर स्क्वायर हो जाएगा, और अल्फा भी है बेटा। क्लियर हो गई बात? अच्छा बोलिए आर इंटू एफ, बेटा यहाँ पे जो फोर्स होगा वो कैसा फोर्स होगा, परपेंडिकुलर फोर्स ही तो है। देखिए ये आर और इसी के परपेंडिकुलर देखिए अंदर है हुआ। ठीक, क्लियर? तो यहां से हम कह सकते हैं आर इंटू एफ परपेंडिकुलर क्या होता है, यही तो हमारा टॉर्क होता है बेटा। तो यहां से हम आर एफ की जगह क्या लिख सकते हैं, टाउ यानी कि टॉर्क लिख सकते हैं। ठीक बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए यहां पे हमने आर एफ की जगह टाउ लिख दिया है और एम आर स्क्वायर। देखिए ध्यान से, टाउ का फॉर्मूला क्या था, आई अल्फा। अल्फा के साथ कौन चिपका है, अल्फा के साथ कौन चिपका है, आई चिपका है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी कि इस अल्फा के साथ भी एम आर स्क्वायर, ये क्या होगा, एम आर स्क्वायर, यही हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होगा। देखिए अल्फा के साथ आई चिपका है, इसी तरह अल्फा के साथ एम आर स्क्वायर चिपका है बेटा, यानी कि एम आर स्क्वायर ही क्या है हमारा, बोलिए यही हमारा आई है बेटा। ठीक है, तो आई अल्फा हो जाएगा। क्लियर हुई बात की नहीं? देखिए यहां से हमने ये जो फॉर्मूला था डराइव कर दिया है बेटा, टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा। ठीक है, और इस रिलेशन से एक बात और पता चली है कि एम आर स्क्वायर यही हमारा क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बेटा। क्लियर? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, एम आर स्क्वायर। क्या होता है, एम आर स्क्वायर। कैसे निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन क्या होती है, जल्दी बोलिए बेटा। फॉर्मूला है एम आर स्क्वायर, इसकी डेफिनेशन लिख दीजिए बेटा, मैं बोल देता हूं। ठीक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द डिस्टेंस स्क्वायर। क्या बोल सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यानी कि आर स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन। क्लियर हो गई बात, समझ गए? पक्का, कोई दिक्कत बेटा? पक्का। यहां से हम आई निकाल सकते हैं, नोट करिएगा। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा बेटा, आई हम कैलकुलेट कहां से करते हैं, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये हमारी एक्सिस है बेटा। ठीक है, ये हमारी एक्सिस है, इसी एक्सिस के अबाउट तो ये मास रोटेट कर रहा होगा, ऐसे ऐसे गोल गोल टर्न कर रहा होगा, बोलिए हाँ या ना। तो इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ये तो बड़ा आसान है, ये तो कोई भी निकाल लेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहां से निकालेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कहां से निकालेंगे, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस पॉइंट से ये रोटेट कर रहा होगा, यानी कि इससे लेकर के इतने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे निकालेंगे बेटा। क्लियर? तो यहां से हम कह सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटेड, बोलिए कैलकुलेटेड अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, क्लियर? या ये भी कह सकते हैं हम जिसके अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं, भाई हम टॉर्क किसके अबाउट निकालते हैं, इस एक्सिस के अबाउट ही तो टॉर्क निकालेंगे। टॉर्क किसके अबाउट निकालेंगे, इस एक्सिस के अबाउट ही तो निकालेंगे टॉर्क। ठीक है, तो हम कह सकते हैं
मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज कैलकुलेटेड अबाउट वेयर टॉर्क इज कैलकुलेटेड। जहां से टॉर्क निकाल रहे हैं वहीं से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, ये भी बात कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ये बात लिख लो बस काफ़ी है। क्लियर हो गई बात? ठीक, चल जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत बेटा इसमें? पक्का? बढ़ जाए आगे। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे कोई पूछे आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा बेटा? फॉर्मूला क्या है? देखिए एम आर स्क्वायर, तो मास की जगह क्या लिख देंगे? एम लिख देंगे, कैपिटल एम। और आर क्या है? एक डिस्टेंस है, यानी कि एल का स्क्वायर। तो यहाँ से कह सकते हैं डायमेंशनल यूनिट कितनी हो जाएगी? एम एल स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? ठीक, पक्का? चलिए मिटा दे रहे हैं। अब इस पे करते हैं कुछ और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। देखिए बेटा, मिटा दें, पक्का? तो बच्चों अभी तक हमने देखा, हम टॉर्क का फॉर्मूला हमने देखा। टॉर्क कैसे निकालते हैं बेटा? आई अल्फा से निकालते हैं, ठीक, ये देखा हमने। और साथ ही साथ देखा कि आई क्या होता है? आई हमारा एम आर स्क्वायर होता है, ठीक, ये होता है, ठीक। अच्छा, अभी हमने देखा था कि हमारे पास एक ही मास है। मान लीजिए हमारे पास ये एक्सिस है बेटा, ठीक, और इस एक्सिस के अबाउट मान लीजिए R1 डिस्टेंस पे एक मास रखा है M1, ठीक, कोई दिक्कत? इसी तरह मान लीजिए एक मास इसी एक्सिस से M2 मास R2 डिस्टेंस पे रखा है एक्सिस से बेटा, इस एक्सिस से R2 डिस्टेंस पे रखा है। और मान लीजिए एक और मास है M3 मास है, ठीक है, और ये R3 डिस्टेंस पे रखा है फ्रॉम द एक्सिस। क्लियर होगी बात? देखिए एक मास M1 है R डिस्टेंस पे फ्रॉम द एक्सिस, और एक मास M2 R2 डिस्टेंस पे है, और एक मास R3 डिस्टेंस पे है, और उस मास की वैल्यू कितनी है? M3 बेटा। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अगर मुझे अब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, सुनिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I निकालना है, तो कैसे निकालेंगे बेटा? जल्दी बताइए कैसे निकालेंगे? आई जो कैसे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, आप सारे मासेस का इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते जाओ, ऐड कर दो, बस काम खत्म, ठीक। तो इस M1 मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा बेटा? फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसका डिस्टेंस कितना है बेटा? R1 है, ठीक। तो क्या कह दोगे? फॉर्मूला है एम आर स्क्वायर। तो यहां से कह सकते हैं M1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? M1 R1 स्क्वायर बेटा, फिर प्लस इसी तरह M2 का कितना हो जाएगा? बोलिए M2 R2 का स्क्वायर, ठीक। फिर क्या करेंगे? इसी तरह फिर ऐड कर देंगे किसका? M3 का भी बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? बोलिए M3 R3 का स्क्वायर बेटा, ठीक। इसी तरह और भी मासेस होते, M4 होता तो उसके लिए भी लिख सकते थे, प्लस M4 R4 का स्क्वायर बेटा, ठीक, मगर इतना काफी है, तो ये फॉर्मूला होता। क्लियर? अच्छा, ऐसे कई सारे मासेस हैं बेटा, कई सारे मासेस होते, मान लीजिए बहुत सारे मासेस होते, तो क्या करते? उसकी जगह हम लोग यहां से डायरेक्ट लिख सकते थे, क्या? I इक्वल्स टू समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर बेटा। क्लियर? ऐसे मान लो कई सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ मासेस चिपके होते, तो क्या करते? सबका समेशन करते, एम आर स्क्वायर निकालते, सबको ऐड करते जाते। क्लियर हो गई बात? अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हमारे पास बहुत बड़ा सा एक कंटिन्यूअस मास है और वो मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है हर जगह, और आप उसमें से छोटे से डीएम मास की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता, तो क्या करते? उसके लिए हम फॉर्मूला क्या होता बेटा? I इक्वल्स टू क्या हो जाता बेटा? M की जगह हम क्या यूज करते? छोटा सा मास, डीएम मास। हम यहाँ पे इस फॉर्मूले का डिफरेंशियल फॉर्मूला चाहिए, तो M की जगह हम क्या ले सकते हैं? छोटा सा एलिमेंट, उसमें से हम काट लेते, और उसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता तो कैसे निकालते? समझ रहे हो क्या फॉर्मूला होगा? तो M की जगह हम क्या लेंगे? यहाँ पे DM लेंगे। क्या लेंगे? DM लेंगे बेटा, ठीक। क्लियर? और R स्क्वायर तो रहेगा ही बेटा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर
कंटिन्यूअस मास और उस कंटिन्यूअस मास से एक छोटे से एलिमेंट का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता तो क्या होता, आर स्क्वायर डी एम। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी एम बेटा। क्लियर? इस फॉर्मूले पे बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं मिलेंगे, जेई के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मगर देखिए बेटा ये दोनों फॉर्मूले नोट कर लीजिए। ठीक है, ये इसका डिफरेंशियल फॉर्मूला है। क्या है? डिफरेंशियल फॉर्मूला। ठीक, अच्छा, फॉर डीएम मास। क्लियर हो गई बात? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बढ़ जाए आगे। पक्का? पक्का बेटा। चलिए अब करते हैं इस पे बेस्ड ताबड़तोड़ क्वेश्चंस। पक्का? तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 इस लेक्चर के। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन करने के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे रिगार्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो चलिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस फर्स्ट एंड सेकेंड। बेटा हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट दिस एक्सिस फर्स्ट बेटा एंड सेकेंड एक्सिस, दोनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है बेटा। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि आई निकालना है अबाउट फर्स्ट एक्सिस। ठीक है, कैसे निकालेंगे बेटा? हम दोनों मासेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम दिस एक्सिस 1 निकाल के रख देंगे और ऐड कर देंगे, खत्म बात। ठीक, ये हमारी फर्स्ट एक्सिस है। ठीक, तो इस एक्सिस के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा फॉर m1 बेटा? m1 कहाँ पे रखा है? इसी एक्सिस पे रखा है, बोलिए हाँ या ना। तो ये मास m1 इसी एक्सिस पे रखा है, तो इसके वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो ही होगा। कैसे बेटा? देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कैसे निकालते हैं। आई होता है एम आर स्क्वायर बेटा, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर बेटा फ्रॉम द एक्सिस। देखिए मास कितना बेटा? m1 है। ठीक है, रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस m1 मास की डिस्टेंस कितनी है फ्रॉम दिस एक्सिस बेटा? ये मास इसी एक्सिस पे रखा है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? जीरो होगी। बोलिए हाँ या ना। आर की वैल्यू जीरो ही तो होगी, और जीरो का स्क्वायर करोगे तो कोई मतलब की बात नहीं है बेटा। बोलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस m1 अबाउट दिस एक्सिस फर्स्ट बेटा कितना आएगा? जीरो ही आएगा, क्योंकि ये मास कहाँ पे रखा है? एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही रखा है, सीधी सी बात है। फिर क्या करेंगे? प्लस, बोलिए सेकेंड मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम दिस एक्सिस बेटा, फ्रॉम दिस एक्सिस ये m2 मास कितनी दूरी पे रखा है? l डिस्टेंस की दूरी पे रखा है, तो उसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? एम आर स्क्वायर लगा दीजिए बेटा। मास कितना है बेटा? m2 है। ठीक है, डिस्टेंस कितना है फ्रॉम दिस एक्सिस? l है बेटा। क्लियर? तो l का स्क्वायर कर देंगे, खत्म बात। तो यहाँ से हम कह सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? m2 एल स्क्वायर बेटा। एक बात नोट कर लीजिए, अगर कोई मास एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही रखा है, जैसा कि आपने देखा m1 मास इसी एक्सिस के अबाउट रखा है बेटा, और आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हो और उसी पे ही कोई मास रखा है, तो उसके वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो ही आता है, क्योंकि डिस्टेंस तो जीरो बनेगी। क्लियर? समझ के बेटा? ठीक है। अच्छा, अब चलिए निकालते हैं। फर्स्ट में ही हमने फर्स्ट एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। ठीक है, अब निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेकेंड एक्सिस। सेकेंड एक्सिस हमारी ये है बेटा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं, बोलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेकेंड एक्सिस क्या हो जाएगी? कैसे निकालेंगे? देखिए बेटा, इसी तरह m2 मास इस बार इसी एक्सिस पे रखा है। देखिए आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेकेंड एक्सिस निकाल रहे हो, और इसी सेकेंड एक्सिस पे आपका मास m2 रखा है बेटा। तो याद रखिए इस m2 मास की वजह से भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो ही होगा, क्योंकि ये मास इसी एक्सिस पे रखा है, इसका डिस्टेंस जीरो होगा। क्लियर? तो यहाँ से हम कह सकते हैं m2 की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा बेटा? कैसे निकालेंगे? एम आर स्क्वायर, मास कितना है? m2 है, और ये मास इसी एक्सिस पे ही रखा है बेटा, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा? जीरो होगा, तो जीरो का स्क्वायर करोगे कोई मतलब नहीं। फिर प्लस m1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? ये m1 मास इस सेकेंड एक्सिस से कितनी दूरी पे रखा है? l डिस्टेंस पे रखा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? बोलिए m1 l स्क्वायर बेटा। क्लियर? तो यहाँ से हम कह सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेकेंड एक्सिस कितना आ रहा है बेटा? बोलिए m1 l स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? पक्का? चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है।
पक्का। अब आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे भी हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स निकालना है बेटा। बोलिए, अलोंग हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्स डैश निकालना है। ठीक है, हमारी एक एक्सिस है एक्स एक्स डैश, और इसी के अबाउट क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इन मासेस की डिस्टेंस पता करनी पड़ेगी। हमें इन मासेस की डिस्टेंस पता करनी पड़ेगी फ्रॉम दिस एक्सिस, कितनी दूरी पे रखें बेटा, क्लियर, निकालना पड़ेगा। देखिए बेटा, यहाँ पे हमको ये साइड गिवन है ए, तो ये साइड भी ए होगी बेटा, देखिए, और ये इसका मिड पॉइंट है। भाई ये जो हमारी एक्सिस है, इस ए वाली साइड से मिड पॉइंट से पास कर रही है, इसका मतलब ये ए को डिवाइड कर रही होगी, साइड ए को डिवाइड कर रही होगी, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, बोलिए a/2 हो जाएगी। बोलिए हाँ या ना, a/2 हो जाएगी। इसी तरह ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। तो ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, a/2 हो जाएगी, और ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। ठीक, क्योंकि ये एक्सिस मिड पॉइंट से पास कर रही है इस साइड ए के, क्लियर। तो हम यहां से कह सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि आई, बोलिए अलोंग क्या, एक्स एक्स डैश बेटा। इसके अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, सारे मासेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो बेटा। कैसे निकालते हैं, mr²। ये मास देखिए बेटा, फर्स्ट मास देखिए, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, कितनी दूरी पे रखा है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से बेटा a/2 डिस्टेंस पे रखा है, तो कहोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ma/2 का स्क्वायर बेटा। कैसे निकालते हैं, बोलिए मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन से a/2 है, उसका स्क्वायर कर दिए। फिर इसी तरह हम कहेंगे प्लस ये वाला मास देखिए बेटा, ये भी कितनी दूरी पे रखा है, a/2 पे रखा है, तो उसके लिए भी कहेंगे ma/2 का स्क्वायर बेटा। फिर प्लस इसी तरह ये वाला मास देखिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी पे रखा है, a/2 पे रखा है, तो यहाँ पर कहोगे मास इंटू a/2 का स्क्वायर बेटा। ठीक, फिर प्लस ये वाला मास का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखना पड़ेगा। ये एक्सिस से कितनी दूरी पे रखा है, ये भी a/2 पे रखा है, तो हम कह देंगे इसके लिए वजह से भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, a/2 का स्क्वायर बेटा। ठीक है, क्लियर। इन सारी वैल्यूज को ऐड कर लीजिए। देखिए बेटा, आपको m इंटू a/2 का स्क्वायर कितनी बार दिख रहा है बेटा, 4 टाइम्स दिख रहा है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो यहाँ से क्या, 4 इंटू क्या, m a/2 का होल स्क्वायर बेटा। अरे सबको ऐड करोगे तो 4 टाइम्स ही तो आएगा m a/2 का होल स्क्वायर। ठीक, अच्छा, यहाँ से आप कह सकते हो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, बोलिए 4m a²/4 बेटा। ठीक, और ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा बड़े आराम से, तो कहोगे ma²। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस कितना आ रहा है, ma²। नोट करिए, पक्का। चलिए मिटा देते हैं। एक बात याद रखिएगा बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम वहीं से कैलकुलेट करते हैं जहां से निकालने को कह रहा है। ठीक, चलिए मिटा रहे हैं। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इस लेक्चर का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन बेटा क्लास 11th वाले बच्चों के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ नीट और जेई वाले बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, फाइंड आई यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्सिस वेयर, जो आपकी एक्सिस है, पासेस थ्रू मास m एंड इज इन द प्लेन ऑफ ट्राइंगल बेटा। देखिए यहाँ पे हमको 3 मासेस का एक ट्रायंगुलर सिस्टम गिवन है, m मास का बेटा। ठीक है, और क्वेश्चन में हमसे कह रहा है जो हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो एक m मास से पास कर रही है, और जो ये एक्सिस है वो किस में लाई कर रही है, इज इन द प्लेन ऑफ ट्रायंगल बेटा। मान लीजिए ये हमारा प्लेन ऑफ ट्रायंगल है बेटा, बोर्ड हमारा। ठीक है, ये बोर्ड हमारा क्या है, प्लेन ऑफ ट्रायंगल है बेटा, और उसी प्लेन में कैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रही है बेटा, ऐसे। ये आपका 3 मास का जो सिस्टम है ट्रायंगुलर फॉर्म में, उसी प्लेन में है जिस प्लेन में ये एक्सिस पास कर रही है। किस मास से बेटा, m मास से।
क्लियर हुई बात कि नहीं? ये आपका ट्रायंगल मान लीजिए ऐसे लगा है बेटा और उसकी एक्सिस ये है। क्लियर हुई बात? अच्छा, तो हमें क्या निकालना है? इस एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, यानी कि आई निकालना है। कैसे निकालेंगे बोलिए, ध्यान से देखिए बेटा। देखिए हमें इन मासेस का क्या निकालना पड़ेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। सबको ऐड कर दो, बस काम तमाम। ठीक, तो देखिए बेटा, सबसे पहले हमें इन मासेस की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस मास की देखिए, अगर मैं बात करूं इस मास की, तो इस मास का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन पता है बेटा, एल है। ठीक है, और ये मास जो हमको है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही है, तो इसके वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो जीरो ही होना है। ठीक है, अब बात करें इस मास की बेटा, ऊपर वाले मास की, तो इसकी डिस्टेंस क्या है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन बेटा? कैसे निकालेंगे? देखिए हमको यहाँ पे सारी साइड्स इक्वल गिवन है, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर ये साइड एल है तो ये साइड भी एल होगी और ये भी एल होगी। ठीक है, और ये जो एंगल होंगे, सारे एंगल कैसे होंगे? सारे के सारे एंगल कैसे होंगे? बोलिए 60 डिग्री होंगे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। बोलिए हाँ या ना? ठीक है, तो अब बताइए, अगर मैं बोलूं इस मास का, जो ऊपर वाला मास है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना डिस्टेंस है? आप कहोगे एल। ये बात गलत है। मैंने क्या कहा था? मैंने आपको बताया था एक्सिस ऑफ रोटेशन से हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है, और इस मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा बेटा। कैसे निकालोगे जल्दी बताइए? ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे जल्दी बताइए? कैसे निकालोगे? देखिए अगर मैं इस मास से एक मीडियन गिरा देता हूं तो क्या होगा? ये जो एल साइड है ये टूट जाएगी कि किस किस में? बोलिए, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस L/2 हो जाएगा। खुद सोचिए, अगर मैं इस ऊपर वाले मास से एक मीडियन गिराता हूं तो ये जो L डिस्टेंस की साइड है ये क्या हो जाएगी? टूट जाएगी इक्वल हिस्से में बेटा, तो ये L/2 होगा। अगर ये L/2 होगा तो ये भी L/2 होगा। क्या होगा? ये भी हमारा L/2 होगा। क्लियर हुई बात? ऐसे नहीं समझ में आ रहा था, एक और तरीके से समझ लो। ये डिस्टेंस L/2 कैसे हुई? अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा बेटा? 60 डिग्री होगा। ठीक, अच्छा क्लियर? तो बस कुछ नहीं, आपका ये हमको लेंथ जो गिवन है, लेंथ वेक्टर, ठीक है, L, इसको आप रिजॉल्व कर लो बेटा इस डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा? L cos 60 हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना? तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? L cos 60। cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, तो यहां से कहोगे इसकी जो वैल्यू आएगी L/2 आएगी। ऐसे भी देख सकते हो, यानी कि कुल मिला के जो ऊपर वाला मास है उसकी डिस्टेंस कितनी है? L/2 है। बस खत्म बात, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब सब कुछ निकाल सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए फॉर दिस मास कितना हो जाएगा बेटा? इस मास के लिए जिससे एक्सिस पास कर रही है, जीरो होगा। बोलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं? I इक्वल्स टू क्या होता है? mr²। इसका मास m है, ठीक है, r² यानी कि डिस्टेंस का स्क्वायर फ्रॉम द एक्सिस। भाई ये मास इसी एक्सिस पे रखा है तो इसका डिस्टेंस जीरो होगा, तो यानी कि इसका स्क्वायर जीरो का स्क्वायर, खत्म बात। क्लियर? प्लस अब देखिए इस वाले मास को देखिए बेटा, ये कितनी दूरी पे रखा है? ये मास कितनी दूरी पे रखा है? L डिस्टेंस पे रखा है फ्रॉम द एक्सिस, तो क्या हो जाएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? mL/2 का स्क्वायर। कैसे निकालते हैं? मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर बेटा। डिस्टेंस कितना है? सॉरी L है ना बेटा, कितना है डिस्टेंस? बोलिए डिस्टेंस कितना है बेटा? L है। अरे ये मास कितनी दूरी पे रखा है? L डिस्टेंस पे रखा है बेटा, तो mL²। फिर प्लस क्या करेंगे? जो ये ऊपर वाला मास है जो L/2 डिस्टेंस पे रखा है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? mL/2 का होल स्क्वायर, खत्म बात। फिर यहां से हम कह देंगे क्या? ये आ जाएगा जीरो, mL², फिर प्लस कितना हो जाएगा बेटा जल्दी बोलिए? mL²/4 बेटा। क्लियर हो गई बात? फिर यहां से हम ऐड कर सकते हैं, क्या हो जाएगा? 5/4 mL², खत्म बात। कोई दिक्कत? तो यहां से कह सकते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? 5/4 L²। क्लियर हो गई बात? ठीक है, मिटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इस लेक्चर का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। फाइंड I यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्सिस वेयर एक्सिस पासेस थ्रू मास m
एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ट्राइंगल। बेटा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अलोंग एक्सिस, ठीक है, और वो एक्सिस कहाँ से पास कर रही है, किसी एक मास m से पास कर रही होगी। मान लेते हैं हमारा ये मास m है और हमारी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी वो इसी मास से पास कर रही है। और वो किस तरह पास कर रही है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, जो आपकी एक्सिस है वो कैसे पास कर रही है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ट्राइंगल। देखिए बेटा ये मान लीजिए आपका प्लेन ऑफ ट्राइंगल है बेटा, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर देखिए ऐसे आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे होगी, ऐसे इस डायरेक्शन में, देखिए इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी आपके सामने आती हुई। क्लियर हो गई बात कि नहीं? अच्छा क्लियर हुई बात कि नहीं? तो हम मान लेते हैं जो हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी वो इस मास से पास कर रही है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे नहीं है बेटा, एक्चुअली में कैसे है, ऐसे परपेंडिकुलर। ये आपका प्लेन हो गया, इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे। क्लियर हुई बात कि नहीं? अच्छा इस एक बात तो तय है, जो ये वाला मास है ये वाला, ठीक है, ये वाले मास कहाँ रखा है, ये वाला मास एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही तो रखा है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो जीरो ही होना है। तो किसको देखना है, हमें इस मास को देखना है और इस मास को देखना है, ठीक है। अच्छा ये वाला मास कितनी डिस्टेंस पे है, L डिस्टेंस पे है, और ये वाला डिस्टेंस पे भी रखा होगा L, ठीक है, क्योंकि सारी साइड्स बराबर हैं बेटा। अरे इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ये मास m कितनी डिस्टेंस पे होगा, L पे होगा, और ये मास इस बार कितनी डिस्टेंस पे होगा, L/2 मत कह देना, इस बार तो L ही रहेगा ना। अरे भाई ये डिस्टेंस कितना होगा, L ही तो होगा। बोलिए भाई ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, जो ये L है यही तो देखिए हमारी इस बार परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। देखो L इस बार परपेंडिकुलर ही तो पड़ रही है L, ठीक है। तो अब देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस मास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कैसे, बोलिए मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस जीरो होगा क्योंकि ये मास किस पे रखा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही तो रखा है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हो जाएगा, जीरो ही आएगा इसका। फिर प्लस क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस मास, मान लेते हैं इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसी है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा इस मास का, L है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बोलिए mL² हो जाएगा। फिर प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस मास, इस मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ठीक है। हमें क्या करना होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए mR का स्क्वायर बेटा, ठीक है। ये मास कितनी दूरी पे रखा है, कितने डिस्टेंस पे रखा है, कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे रखा है, L पे रखा है, देखिए हाँ है ना। तो क्या हो जाएगा, इसके लिए भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mL² होगा, ठीक है। क्लियर हुई बात कि नहीं? तो यहाँ से हम कह सकते हैं टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्सिस क्या हो जाएगी, बोलिए mL² प्लस mL², बोलिए तो क्या कहेंगे 2mL², ये हो जाएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एक्सिस। और ये एक्सिस ऐसे नहीं रखी थी, ऐसे परपेंडिकुलर रखी थी इस प्लेन के। क्लियर हुई बात कि नहीं? अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं? क्लियर, बोलिए। चलिए मिटा दें। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 इस लेक्चर का। बहुत ही ताबड़तोड़ क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन बेटा नीट और जेई वाले बच्चों के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से करिए, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड आई यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्सिस वेयर गिवन है आपको एक्सिस पासेस थ्रू टू मासेस डायगोनली एंड इज इन द प्लेन ऑफ स्क्वायर। बेटा क्वेश्चन हमसे कह रहा है हमारे पास ये एक्सिस है और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि आई निकालना है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। मगर जो आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कहाँ से पास कर रही है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, जो आपकी एक्सिस है वो दोनों मासेस से पास कर रही है डायगोनली, इस डायरेक्शन में कह सकते हो बेटा। और जो हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो क्या है, वो क्या है बेटा, इज इन द प्लेन ऑफ स्क्वायर। बेटा मान लीजिए ये हमारा प्लेन ऑफ स्क्वायर है और उसी के प्लेन में आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी कि इसी के अबाउट ये क्या हो रहा है, गोल गोल घूम रहा होगा बेटा,
क्लियर। ये जो आपका स्क्वायर प्लेट है या कह लो स्क्वायर जो भी सिस्टम है, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे क्या कर रहा होगा, रोटेशन कर रहा होगा। क्लियर। और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जो आपको गिवन है वो इसी प्लेन में है जिस प्लेन में ये आपका स्क्वायर रखा है। सीधी सी बात ये है। क्लियर। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, I = mr² बेटा। मास तो हमको गिवन है mm, 4 मास गिवन है। r यानी कि डिस्टेंस निकालना पड़ेगा मास का फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है। अगर आप इस मास को देखिए बेटा तो फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसकी ये डिस्टेंस क्या होगी, यही हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी बेटा, और यही निकालना है। क्लियर। अच्छा, इसी तरह अगर हम आपसे पूछें इस मास की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैं पूछूं ये हमारा स्क्वायर है बेटा, और ये जो आपको डायगोनल लाइन दिख रही है, ये जो आपको डायगोनल लाइन दिख रही है, इसकी वैल्यू क्या होती है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, उसकी जो वैल्यू होती है बेटा क्या होती है। अगर आपकी साइड L है तो डायगोनल ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, L√2 बेटा, ये होती है। बोलिए, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, L√2, अगर आपकी साइड L है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। ये टोटल डिस्टेंस L√2 है, तो हाफ डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डे बेटा बोलिए, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, हाफ डिस्टेंस, बोलिए L√2/2 बेटा, ये हो जाएगी। इसी तरह ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, बोलिए L√2/2 बेटा। क्लियर, समझ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी कि हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस मास की ये डिस्टेंस पता चल गई और एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस मास की डिस्टेंस पता चल गई। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, आप सबसे पहले इस मास को देखिए बेटा, इस मास और इस मास को देखिए जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रहे हैं। बोलिए हाँ या ना, या कह लो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही रखे हैं। मैंने कहा था अगर कोई मास एक्सिस ऑफ रोटेशन पे होगा तो उसके वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 ही आना है। चाहे तो देख लो बेटा कैसे निकालते हैं, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर बेटा, तो इसका मास m है बेटा। ठीक है, रख दिया, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर बेटा, ये मास कहाँ पे रखा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे रखा है, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, 0 ही होगा, r की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कहोगे 0 का स्क्वायर। इसी तरह क्या करेंगे, प्लस इस मास को देखिए बेटा, इस मास को, इसके लिए भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 ही आना है। कैसे निकालेंगे, बोलिए m 0 का स्क्वायर, बोलिए क्या लगाना है फॉर्मूला, mr²। इसका मास m है और डिस्टेंस कितना होगा, 0 होगा, तो उसका स्क्वायर करोगे तो दोनों के वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 ही आना है। इन दोनों मासेस की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 ही आना है। क्लियर। अच्छा, अब आइए इन मासेस को देखिए बेटा, ये मास को देखिए और ये मास को देखिए। ठीक है, ये मास इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे रखा है, L√2/2 इस डिस्टेंस पे रखा है। तो यहां से कहेंगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, बोलिए mr²। इसका r कितना है बेटा, बोलिए कितना है, L√2/2 इसका स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस क्या करना पड़ेगा, इस मास का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा। अरे खुद सोचो, दोनों मासेस इक्वल मासेस सेम डिस्टेंस पे रखे हैं, ये भी इस डिस्टेंस पे रखा है और ये मास भी सेम डिस्टेंस पे रखा है। क्लियर, क्लियर, तो इसका भी कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यही होगा बेटा। तो क्या हो जाएगा, m L√2/2 का होल स्क्वायर। ठीक, इनका और इनका तो 0 ही आना है। ठीक, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, अबाउट एक्सिस। बोलिए यहाँ पे देखिए बेटा, ये दोनों देखिए सेम चीज है, तो क्या करोगे, ऐड करोगे तो 2 टाइम्स हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसका 2 टाइम्स कर दिया हमने, तो क्या हो जाएगा, m L√2/2 का होल स्क्वायर ये था बेटा, इसको 2 बार ऐड करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई कर दिया, बात तो वही है। ठीक है, चलिए अब क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करिए, 2 × m L का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, √2 का स्क्वायर होगा 2 बचेगा। ठीक है, और अपॉन में 2 है, उसका स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा। देखिए बेटा ऊपर 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, नीचे एक 4 है, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, फिर कितना अपना आंसर आ जाएगा, m
एल स्क्वायर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना आएगा, एम एल स्क्वायर। ठीक है, समझ गए, क्लियर, मिटा दें। चलिए तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 इस लेक्चर का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यही बार बार क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अलोंग दिस एक्सिस बेटा, और इस एक्सिस से कई सारे मासेस बंधे हुए हैं बेटा। एक मास 1 kg का है, फिर उसी से दूसरा मास बंधा हुआ है 2 kg का, फिर उसी से तीसरा मास बंधा है 3 kg का। इसी तरह एक 10 kg का मास नहीं, ऐसे 3 के बाद 4 kg भी होगा, 5 kg भी होगा, 6 kg, 7 kg, 8 kg, ऐसे कई सारे मासेस होंगे सीरीज में। कहाँ तक, 10 kg के मासेस तक नोट करिएगा बेटा। अच्छा, 1 kg का मास 1 मीटर पे है, 2 kg का मास 2 मीटर पे है, 3 kg का मास 3 मीटर पे है, और 10 kg का मास 10 kg पे होगा। और जो बीच में कोई मास होगा 4 kg, 5 kg का, वो कितने पे होगा, अपनी रिलेटिव डिस्टेंस पे होगा। जैसे 3 kg का मास कहाँ पे, 3 मीटर पे है। यहाँ पे कहीं बीच में कोई 4 kg का मास होता बेटा, तो वो कहाँ पे होता, 4 मीटर पे होता। 5 kg का मास 5 मीटर पे होता, मगर वो सब नहीं दिखाया है। यहाँ पे दिखा रहा है कि सीरीज चल रही है 3 से लेकर के कई सारे मासेस हैं 10 kg तक। क्लियर। अच्छा, अगर हमें यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अलोंग दिस एक्सिस, कैसे निकालेंगे बेटा, जल्दी देखिए। यहाँ से हम कह सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम आर स्क्वायर बेटा। ठीक है, क्या होता है, एम आर स्क्वायर। ये मास हमारा कितना है, 1 kg है, लिख दिया। मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर बेटा कितना है, डिस्टेंस 1 है, उसका स्क्वायर कर दिया। फिर प्लस इसी तरह सेकेंड kg जो हमारा 2 kg का मास है, उसके लिए देखिए मास 2 kg है, और इसका डिस्टेंस कितना है बेटा फ्रॉम द एक्सिस 2 मीटर है, तो उसका स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर। ठीक, फिर इसी तरह 3 kg का मास देखिए, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर बेटा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 स्क्वायर। इसी तरह कई सारे मासेस बीच में होंगे बेटा, उसको भी ऐड करते चलेंगे। ठीक है, मगर हम दिखा नहीं रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ से कहेंगे 10 kg का मास 10 है बेटा। ठीक है, और उसका डिस्टेंस कितना है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, 10 मीटर पे है, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, क्लियर, पक्का। अच्छा, फिर यहाँ से देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा बेटा, बोलिए 1 इंटू 1 स्क्वायर बेटा, ये तो 1 क्यूब हो जाएगा। फिर इसी तरह 2 इंटू 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा। यानी कि हमें एक ऐसी सीरीज मिल रही है जिसमें 3 का क्यूब हो रहा है। जैसे पहले दिखा 1 का क्यूब, फिर दिखा 2 का क्यूब, फिर देखिए 3 का क्यूब दिख रहा है बेटा। फिर इसी तरह 4 का भी क्यूब होगा, 5 का भी क्यूब होगा, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मान ले रहे हैं सीरीज स्टार्ट हो रही है, फिर कहाँ पे खत्म हो रही है, 10 की पावर 3, 10 की क्यूब पे खत्म हो रही है। ठीक है, अगर हमें कई सारे नंबर्स गिवन हैं, या कह लो सीरीज गिवन है, और उन पे क्या लगा है, क्यूब लगा है, क्या है, उनकी पावर 3 है, तो कैसे ऐड करेंगे। याद करिए, अगर मैं आपसे कहूँ समेशन ऑफ n क्यूब, ठीक है, याद करिए, जो बच्चे क्लास 11th में होंगे और जिन्होंने मैथ्स ली होगी वही इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, मगर जो नीट वाले बच्चे हैं एक बार देखें जरूर, नहीं आ रहा तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, देखिए, तो अगर हमारे पास कोई n क्यूब की सीरीज है बेटा, तो उसका समेशन सबको ऐड कर लेंगे। इसका मतलब क्या है, समेशन ऑफ कई सारे n क्यूब बेटा। ठीक है, n की वैल्यू 1 होगी तो 1 क्यूब, फिर देखिए n की वैल्यू 2 होगी तो 2 क्यूब, ऐसे चलता रहेगा। तो हम डायरेक्टली समेशन कर सकते हैं। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है, बोलिए, समेशन ऑफ फर्स्ट टर्म जो आपने पढ़ा होगा उसका स्क्वायर बेटा, बोलिए, ये आपने पढ़ा होगा। और समेशन ऑफ n कैसे निकालते हैं बेटा, ये भी आपने पढ़ा होगा, वो था, बोलिए, n ब्रैकेट में n+1 बेटा। ठीक, और डिवाइड में था 2। ठीक, ये हो गया हमारा सारे समेशन ऑफ n। ठीक, ये हो गया, उसके ऊपर स्क्वायर भी लगा तो स्क्वायर भी लगा दीजिए बड़े आराम से। सीरीज आपकी कहाँ पे ख़त्म हो रही है, 10 पे ख़त्म हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो आपकी जो वैल्यू n की होगी वो क्या होगी, 10 की होगी। 10 की वैल्यू रखिए बेटा, यहाँ से कितनी आ जाएगी, बोलिए, बाहर 10 मल्टीप्लाई में है, फिर इंटू n+1, n कितना है, 10 है, 10+1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन 2। ठीक, फिर होल पे स्क्वायर भी लगा है मेरे लल्ला, बोलिए बच्चा, स्क्वायर भी लगा है। फिर यहाँ से क्या दोगे, ये हो जाएगा 1 जा, ये जाएगा 5 जा, 5
इंटू 11, ठीक, कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, और 55 का स्क्वायर बेटा, क्लियर। 55 का स्क्वायर क्या होता है जल्दी बताइए। ये होता है कुछ, बोलिए, यहाँ से कह सकते हो ये होता है 3025 बेटा। तो यहाँ से कह सकते हो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है 3025, क्लियर, समझ गए। ये चीज़ आई कि नहीं आई। जो बच्चे क्लास 11th में होंगे, मैथ्स ली होगी, उन्हीं को ये समझ में आया होगा, बायो वालों को शायद ना आया हो, और इस टाइप के क्वेश्चन नीट में आएंगे भी नहीं, ठीक, समझ गए। तो ये था पूरा ओवरऑल लेक्चर अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है। क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने सॉल्व भी कराया है, बहुत क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कोई डिस्क्रीट सिस्टम है, यानी कि मास बिखरा हुआ है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं आपने देख लिया, ठीक है। और इसी लेक्चर में मैंने आपको सर्कुलर मोशन का रिवीजन भी करा दिया था, ताकि आपको फर्दर रोटेशनल मोशन में कोई दिक्कत ना आए। रोटेशनल मोशन बहुत ही चैलेंजिंग टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक है, डरा नहीं रहे हैं, क्योंकि एज अ टीचर के लिए भी वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक होता है पढ़ाने के लिए बेटा, गारंटी से। मगर मैं आपको पूरी ईमानदारी से पढ़ाने की कोशिश करूंगा और अच्छे से समझाऊंगा बेटा। बस वीडियो में तक बने रहिए, और जो जो बताते जा रहे हैं खुद से कॉपी में नोट करिए और खुद से सॉल्व करिए। इस लेक्चर को देखने के बाद एक बार खुद से क्वेश्चन को भी सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो आज आपने देखा डिस्क्रीट, अगर हमारे पास कोई मासेस है, मासेस बिखरे हुए हैं इधर उधर, तो उसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, क्लियर, कैसे निकालते हैं, एम आर स्क्वायर बेटा। और आर यहाँ पे क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। नोट करिएगा, ये जो आर होता है लिख लो चाहे तो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक, अच्छा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, अगर हमारे पास कोई कंटिन्यूअस मास है, जैसे कोई रॉड है, डिस्क है, स्फेयर है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, ये सब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।